लेट्स फाइट बयानबाजी। गृह मंत्री अमित शाह का ताजा बयान आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा, आज पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलता हूँ दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। अमित शाह ने कहा है कि दीदी के किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि बंगाल में मतदाताओं को उंगली भी लगा दे। उन्होंने इसे बंगाल के लोगों की नई ताकत और डर से आजादी का संकेत बताया। भाइयों बहनों, अभी अभी मुझे कुछ लोग बंगाल में मिले। ये कहते थे, अमित भाई लोग वोट देना तो चाहते हैं मगर गुंडों से डरते हैं। आरामबाग वालों, डर लगता है क्या? अरे जोर से बोलो, डर लगता है? डरना भी मत। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। आज कुछ घंटों में, 2 घंटों में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक कहा और अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर बताया, लेकिन मोदी सरकार चुप है। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो 2 टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा है लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया। मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया। मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को, जो नरसंहारी है, उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं। मोदी जी कुछ नहीं कर पाते हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर है, डरा हुआ है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास। उधर ट्रंप ने भारत को नरक बताने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं। हालांकि बाद में विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर आधिकारिक विरोध भी व्यक्त किया है। Donald Trump has endorsed a post. The post compares India and China as hellholes. What is the Indian government's response on the US president terming India in a derogatory manner?
We have seen some reports. That is where I leave it. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट के 2 मुख्य कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता विरोधी लहर और आम लोगों में यह डर कि वोट न देने से उनके नागरिक अधिकार छीन सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इन चिंताओं ने मिलकर लोगों के एक बड़े हिस्से को चुनाव में वोट देने के लिए प्रेरित किया है। बंगाल के चुनाव में इस बार खासकर जो मेरे इलाका है, आम लोगों की सुबह से हर बूथ पे भीड़ उमड़े हुए देखा मैंने, और महिलाओं की जो योगदान, ये योगदान और जिस उत्साह के साथ महिला समाज के लोग इस चुनाव में शिरकत करने को मैंने देखा, ये तो अभूतपूर्व है। भारी संख्या में महिलाओं चुनाव में भाग लिए और ये मुझे अच्छा लगे। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, दूसरे असर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे, ये डर सता रहे थे। ये दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल हुए थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बंगाल में 4 मई को भाजपा की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को मारा है, उन्हें भगा भगा कर मारूंगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। जो 4 मई का रिजल्ट देगा, उनका बाद जिन्होंने मारा है उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। 4 में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं, ठीक है। सर, कपिल सिब्बल ने आज कहा है निर्वाचन कमिश्नर गणेश कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार देना चाहिए। मेरा हिसाब से तो भारत रत्न, जो एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है, गणेश कुमार को तो देश भूल नहीं सकता है। मैं तो चुनाव के बाद असम में भी एसआईआर के लिए निमंत्रण करता हूं, और गणेश कुमार सचमुच ऐसा एक सीईसी है, उनको जितना सम्मान दिया जाए कम होगा। देखिए, चुनाव में क्या है क्या नहीं है मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन लोगों ने दिल खोल के वोट दिया है। मैं नॉर्थ बंगाल में था, मेदिनीपुर में था, जंगल महल में था, जो वोट हुआ है बीजेपी के लिए हुआ है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि राज्य में वोटर से ज्यादा पुलिस नजर आ रही है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय और असुरक्षा का माहौल बनाने का आरोप लगाया। हजारों जवानों को पश्चिम बंगाल में उतरा है। मुझे तो लगता है कि पश्चिम बंगाल में वोटर्स कम और पुलिस ज्यादा हो गए। क्या क्या नहीं किया आपने। चुनाव आयोग, लगभग पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी का झंडा मुझे दिख रहा है सब जगह पर। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भागवत कथा में शामिल होकर जनसंवाद किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सरकार के साथ इटावा के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया है। लोगों के सामने महंगाई और बेरोजगारी जैसे संकट हैं, लेकिन योगी सरकार किसानों की पीड़ा पर ध्यान नहीं दे रही है। बहुत समय बाद आपका आना भी हुआ है, क्या लग रहा है इस क्षेत्र के? मैं सबसे पहले पूज्य महाराज जी का धन्यवाद दूंगा। मैं उनका आशीर्वाद लेने आया था। कथा का कार्यक्रम है और अमूमन गांव में इस समय पर बड़े पैमाने पर लोग एकजुट होते हैं और पौराणिक, धार्मिक और कथाओं के कार्यक्रम होते हैं। बहुत सारी जानकारी जो अध्यात्म की है उसको सरल भाषा में कहानियों के रूप में और भावनात्मक तरीके से लोगों तक जोड़ने का और जुड़ने का उन कथाओं के माध्यम से मौका मिलता है। धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है, धर्म का रास्ता खुशहाली का रास्ता है।
धर्म का रास्ता कोई भेदभाव नहीं रखता। उसी रास्ते पे चल करके आज 1008 पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर उनका आशीर्वाद लेने में पहुंचा। और ये इलाका बहुत पिछड़ा था, वो एक ऐसा इलाका था एक समय पर जहाँ पर ये माना जाता था कि इस इलाके में आने से आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। नेताजी समाजवादी पार्टी के समय पर बड़े पैमाने पर विकास हुआ और उसी का परिणाम ये है कि पुल बनना, सड़कें बनना, एम्बुलेंस गांव तक पहुंचना, पुलिस का 100 नंबर गांव तक पहुंचना, जानवरों के लिए इलाज के लिए वो पहुंचना। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि इस सरकार ने इटावा के साथ बड़े पैमाने पे भेदभाव किया है। बीजेपी की सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ परमाणु बम के इस्तेमाल के सवाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बम क्यों इस्तेमाल करूंगा, हमने परंपरागत बमों से ही उसे खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कभी भी किसी को नहीं करने देना चाहिए। Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि भारत से खरीदे गए 100 नेपाली रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर बॉर्डर क्रॉस करने वाले यात्रियों से कस्टम ड्यूटी वसूली जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमें नेपाली के पहले से मौजूदा इस नियम को लागू करने की रिपोर्ट के बारे में पता है। नेपाल ने यह कदम मुख्य रूप से अनौपचारिक व्यापार और तस्करी रोकने के उद्देश्य से उठाया है। कुछ रिपोर्टें हम लोगों ने देखी है, कुछ खबर देखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेपाल की सरकार जो भारत से लोग जाते हैं और अपने साथ कुछ सामान लेके जाते हैं उस पर वो कस्टम्स ड्यूटी लगाएगी। ये प्रावधान पुराना है लेकिन उसको अभी उन्होंने लागू किया है। साथ ही साथ ये हमारा समझ है कि ये जो कदम नेपाल के सरकार ने उठाया है ये जो अनौपचारिक व्यापार चल रहा है और साथ ही साथ जो तस्करी चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसके लिए कदम उठाया गया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारी की तरफ से ये वक्तव्य आया है कि जो लोग भारत से जो लोग नेपाल जा रहे हैं और अपने साथ में वो निजी सामान ले जा रहे हैं और निजी इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं तो उस पर कोई रुकावट, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के फिलिस्तीन नागरिकों के खिलाफ हिंसक अभियान की कड़ी निंदा की है। मेलोनी ने कहा है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और इससे फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार के खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele. L'Italia c'è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l'esclusione di Hamas da ogni dinamica di governo in Palestina, il graduale ritiro di Israele da Gaza, l'impegno della comunità internazionale nella gestione della fase successiva al cessate il fuoco fino alla realizzazione della prospettiva dei due Stati. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.